नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। ईरान युद्ध में अमेरिका को बड़ा नुकसान, $2 अरब के सैन्य उपकरण क्षतिग्रस्त। यूरोप ने बढ़ाई मिसाइल उत्पादन की मांग। जंग के बीच यूएस एम्बेसी में हड़कंप। क्या रूस की हुई जंग में एंट्री? ईरान को दी अमेरिकी ठिकानों की जानकारी। लेबनान में हिजबुल्लाह से झड़प, इजरायली अधिकारी गंभीर घायल। मिडिल ईस्ट में बढ़ते युद्ध के बीच यूरोप ने मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम की कमी को लेकर बड़ा अलार्म जारी किया है। यूरोपीय संघ के रक्षा आयुक्त एंड्रियस कुबिलियस ने कहा है कि हालात को देखते हुए यूरोप को तेजी से एयर डिफेंस और मिसाइल सिस्टम का उत्पादन बढ़ाना होगा। उनका कहना है कि मौजूदा स्थिति में अमेरिका के लिए अपनी सेना और क्षेत्रीय सहयोगियों को पर्याप्त मिसाइलें देना मुश्किल हो सकता है। कुबिलियस ने कहा कि यूक्रेन और मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष के कारण वैश्विक हथियार सप्लाई चेन पर भारी दबाव पड़ रहा है। इसी बीच रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि 28 फरवरी से शुरू हुए ईरान के साथ संघर्ष में अमेरिका को अब तक करीब $2 अरब यानी लगभग 16 से 17 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। बताया जा रहा है कि इस नुकसान में कतर में लगा करीब $1.1 अरब का अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम, कुछ F-15E लड़ाकू विमान, बहरीन के मनामा में सैटेलाइट कम्युनिकेशन टर्मिनल और गल्फ क्षेत्र में तैनात थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम के कुछ हिस्से भी शामिल हैं। यूरोपीय अधिकारियों का कहना है कि मिडिल ईस्ट में बढ़ते संघर्ष ने यह साफ कर दिया है कि दूसरे देशों पर हथियारों के लिए निर्भर रहना कितना जोखिम भरा हो सकता है। इसी वजह से अब यूरोप तेजी से अपने मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम के उत्पादन को बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध के बीच अब रूस की भूमिका को लेकर भी नई जानकारी सामने आई है। अमेरिकी खुफिया सूत्रों के मुताबिक रूस ने ईरान को ऐसी जानकारी दी है जिससे वो क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी युद्धपोतों, लड़ाकू विमानों और दूसरे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने में मदद पा सकता है। बताया जा रहा है ये जानकारी अमेरिकी इंटेलिजेंस से जुड़े अधिकारियों ने दी है। अगर ये दावा सही साबित होता है तो ये पहली बार होगा जब रूस सीधे तौर पर इस युद्ध में ईरान की मदद करता हुआ दिखाई देगा। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर रूस की तरफ से ऐसी मदद दी गई है तो इससे मिडिल ईस्ट का ये संघर्ष और ज्यादा जटिल और खतरनाक हो सकता है। हालांकि रूस की तरफ से अभी तक इस मामले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच रूस ने ईरान के प्रति संवेदना जताई। रूस के उप विदेश मंत्री आंद्रेई रुडेंको ने मॉस्को में स्थित ईरान के दूतावास का दौरा किया और ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनी की हत्या पर शोक व्यक्त किया। रूस के विदेश मंत्रालय के बयान के मुताबिक रुडेंको ने ईरानी जनता के लिए विदेशी मंत्री सर्गेई लावरोव की ओर से संवेदना संदेश भी पहुंचाया। इस दौरान उन्होंने दूतावास में रखी शोक पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए। ये शोक संदेश खामेनी के परिवार और हमले में मारे गए अन्य लोगों के लिए लिखा गया। रूस के विदेश मंत्रालय ने इस घटना को अमेरिका और इजरायल की आक्रामक कार्रवाई बताया। रुडेंको ने कहा कि किसी भी संप्रभुता देश के वरिष्ठ नेता की हत्या की कड़ी निंदा की जानी चाहिए। मिडिल ईस्ट में चल रही ईरान अमेरिका इजरायल की जंग अब सिर्फ युद्ध के दौरान तक सीमित नहीं रह गई है। इसका असर अब कूटनीति और दूतावासों के अंदर भी दिखाई देने लगा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायल में अमेरिकी दूतावास के अंदर तनाव बढ़ गया है। बताया जा रहा है कि अमेरिका के राजदूत माइक हकाबी से जुड़े कुछ आंतरिक ईमेल सोशल मीडिया पर लीक हो गए। इन ईमेल के सामने आने के बाद दूतावास के कर्मचारियों को सख्त चेतावनी दी गई। कहा गया कि अगर किसी ने भी गोपनीय जानकारी बाहर साझा की तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है। यहाँ तक कि उसे देश से बाहर भेजा जा सकता है और नौकरी से भी हटाया जा सकता है। ये चेतावनी डिप्टी एम्बेसडर डेविड ब्राउनस्टीन की तरफ से जारी की गई थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि लीक रोकने के लिए भेजा गया वही चेतावनी वाला मेमो भी बाद में लीक हो गया। इससे अमेरिकी दूतावास के अंदर की स्थिति और ज्यादा असहज हो गई है और सहयोगी देशों के बीच भी सवाल खड़े हो गए। उधर युद्ध के मोर्चे पर भी तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत इजरायल और मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले तेज कर दिए हैं। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि यह घटनाक्रम अमेरिका के लिए नई मुश्किलों का संकेत हो सकता है। रिपोर्ट में यह भी कहा जा रहा है कि युद्ध में अमेरिका को अपनी उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं मिल रहे और दूतावास से जुड़े ये विवाद उसी दबाव का एक और उदाहरण माना जा रहा है। ऐसे में ये जंग अब सैन्य के साथ साथ कूटनीतिक मोर्चे पर भी तनाव बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है। इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच लड़ाई तेज होती जा रही है। इजरायली सेना के मुताबिक दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ झड़प के दौरान एक इजरायली अधिकारी गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि एक और सैनिक को मध्यम चोट आई है।
दोनों सैनिक इजरायल की गिवाती ब्रिगेड से जुड़े बताए जा रहे हैं। इजरायली सेना ने बताया है कि हाल के दिनों में उसकी जमीनी सेना दक्षिणी लेबनान में और अंदर तक आगे बढ़ रही है ताकि उत्तरी इजरायल के इलाकों पर मंडरा रहे खतरों को कम किया जा सके। उधर हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसने इजरायली सैनिकों को एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से निशाना बनाया। इससे पहले बुधवार को भी दक्षिणी लेबनान में एंटी टैंक हमले में 2 इजरायली सैनिक घायल हुए थे। इसी बीच यमन के हूती विद्रोहियों ने भी चेतावनी दी है कि उनकी सेना किसी भी समय हमला करने के लिए तैयार है। हूती संगठन के नेता अब्दुल मलिक अल हूती ने टीवी पर दिए एक संबोधन में कहा कि अगर हालात बिगड़ते हैं तो उनकी सेना किसी भी वक्त जवाबी कार्रवाई कर सकती है। भारत सरकार का बड़ा फैसला, न्यूज चैनलों की टीआरपी रिपोर्टिंग 4 हफ्ते के लिए बंद। ईरान इजरायल युद्ध की सनसनीखेज कवरेज पर सरकार नाराज, रेटिंग की दौड़ रोकने के लिए बीआरसी को सरकार का आदेश। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध की खबरों के बीच भारत में मीडिया को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। सरकार ने टीवी न्यूज चैनलों की टीआरपी यानी टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स की रिपोर्टिंग पर 4 हफ्ते की रोक लगा दी है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने शुक्रवार को आदेश जारी कर ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल यानी बीआरएस से कहा है कि वो फिलहाल टीवी न्यूज चैनलों की टीआरपी रिपोर्ट जारी न करे। ये रोक अभी 4 हफ्तों के लिए लागू रहेगी या तब तक रहेगी जब तक सरकार कोई नया आदेश जारी नहीं करती। सरकार का कहना है कि इजरायल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध की कवरेज में कुछ टीवी चैनल बहुत ज्यादा सनसनी फैला रहे हैं। खबरों को ज्यादा चटपटा और रोमांचक बनाने के लिए कई जगह अटकलों और अस्पष्ट जानकारी को भी प्रसारित किया जा रहा है। सरकार के मुताबिक ऐसी कवरेज से आम लोगों में डर और घबराहट फैल सकती है, खासकर उन परिवारों में जिनके रिश्तेदार या परिचित युद्ध प्रभावित इलाकों में रहते हैं। यही वजह है कि सरकार ने फिलहाल टीआरपी रिपोर्टिंग पर रोक लगाने का फैसला किया है ताकि चैनल सिर्फ रेटिंग की दौड़ में सनसनीखेज खबरें दिखाने से बचें। अब इस फैसले के बाद एक बड़ा सवाल उठ रहा है, क्या टीआरपी की होड़ में कुछ टीवी चैनलों ने मीडिया की नैतिकता यानी मीडिया एथिक्स को पीछे छोड़ दिया है? कोच्चि में रुका ईरान का युद्धपोत IRIS लावन, 183 नाविकों को भारत ने दी रहने की सुविधा। IRIS डेना पर हमले के बाद भारत पर उठे सवाल। भारत ने एक ईरानी युद्धपोत के नाविकों को मदद दी है। भारतीय अधिकारियों के मुताबिक 28 फरवरी को ईरान के युद्धपोत IRIS लावन की ओर से भारत को संदेश मिला था कि जहाज में तकनीकी समस्या आ गई है और उसे तुरंत बंदरगाह पर रुकने की जरूरत है। इसके बाद भारत सरकार ने 1 मार्च को कोच्चि बंदरगाह पर जहाज को रुकने की अनुमति दे दी। ये जहाज 4 मार्च से कोच्चि में खड़ा है। सरकारी अधिकारियों के अनुसार भारत सरकार ने इस जहाज पर मौजूद 183 नाविकों के लिए कोच्चि में रहने की व्यवस्था भी की है। दरअसल इसी हफ्ते भारत सरकार की आलोचना भी हुई थी। आलोचना इसलिए हुई क्योंकि ईरान का एक और युद्धपोत IRIS डेना जो भारत में आयोजित नौसैनिक अभ्यास में शामिल हुआ था, उसे अमेरिकी पनडुब्बी ने निशाना बना दिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में डेना जहाज के 80 से ज्यादा नाविकों की मौत हुई थी, जबकि 32 लोगों को बचा लिया गया और कई लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। आलोचकों का कहना है कि भारत ने जिस जहाज को अपने नौसैनिक अभ्यास में बुलाया था, उस पर हमले के बाद भी भारत सरकार ने अमेरिका की खुलकर आलोचना नहीं की। ईरान के उप विदेश मंत्री सईद खातिबजादे ने कहा है कि भारत को अमेरिका से पूछना चाहिए कि वो हिंद महासागर में ईरानी जहाजों को क्यों निशाना बना रहा है। दिल्ली में आयोजित रायसीना डायलॉग के दौरान खातिबजादे ने कहा है कि ईरान एक जिम्मेदार ताकत है और उसने अब तक हॉर्मुज जलद मरुमध्य को बंद नहीं किया है। उन्होंने कहा कि ईरान भारतीय जहाजों को नहीं रोक रहा है, लेकिन अमेरिका के हमले क्षेत्र में तनाव बढ़ रहे हैं। खातिबजादे का यह बयान उस घटना के बाद आया है जिसमें अमेरिकी पनडुब्बी ने श्रीलंका के पास ईरानी नौसेना के जहाज IRIS डेना को निशाना बनाया था, जिससे जहाज डूब गया। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर और श्रीलंका के विदेश मंत्री विजिता हेरात के साथ फोन पर अलग अलग बातचीत की। इस बातचीत में उन्होंने ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजरायल के हमले के बाद इलाके के घटनाक्रम और दोनों देशों के साथ रिश्तों पर बात की। ईरानी विदेश मंत्रालय ने एक पोस्ट में बताया, बातचीत के दौरान विदेश मंत्री ने हाल के दिनों में अमेरिका और इजरायल के हमले के दौरान किए गए अपराधों की चर्चा की। ईरानी विदेश मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि सभी सरकारों और संयुक्त राष्ट्र की ये जिम्मेदारी है कि वो अमेरिका और इजरायल के आपराधिक कामों की कड़ी निंदा करें। ईरानी विदेश मंत्रालय के बयान में आगे लिखा गया है कि अराक्ची ने बातचीत के दौरान ईरानी नौसेना के जहाज डेना पर अमेरिका के आपराधिक हमले की कड़ी निंदा की, जिसे बिना किसी पूर्व चेतावनी के ईरान से 2000 मील दूर इंटरनेशनल वाटर में निशाना बना गया। मंत्रालय ने कहा कि अराक्ची ने फ्रिगेट डेना के नाविकों के बचाव अभियान में श्रीलंका की कोशिशों की तारीफ की।
अमेरिकी सीनेटर बर्नी सैंडर्स ने इजराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू पर तीखा हमला बोला। उन्होंने नेतन्याहू को चरमपंथी बताया और कहा कि नेतन्याहू गजा में 75,000 लोगों की मौत के असली जिम्मेदार हैं। बर्नी सैंडर्स ने याद दिलाया कि नेतन्याहू ने पहले इराक पर हमले का समर्थन किया था। उन्होंने कहा था कि इराक पर हमला करने से बहुत बड़ा अच्छा असर पड़ेगा। साथ ही नेतन्याहू कई सालों से अमेरिकी राष्ट्रपतियों को ईरान के खिलाफ युद्ध के लिए दबाव डालते रहे, लेकिन अब आखिरकार उन्हें एक ऐसा राष्ट्रपति मिल गया है जो उनकी बात मानने को तैयार है। बर्नी सैंडर्स ने इसे बहुत दुखद बताया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि जब तक ईरान बिना शर्त सरेंडर नहीं कर देता तब तक कोई समझौता संभव नहीं है। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, ईरान के साथ किसी भी तरह का समझौता तभी संभव होगा जब वो बिना शर्त आत्मसमर्पण करेगा। एक महान और स्वीकार्य नेता के चयन के बाद हम हमारे बहादुर सहयोगी और दोस्त मिलकर पूरी मेहनत से काम करेंगे ताकि ईरान को तबाही से बाहर निकाल सके। उन्होंने आगे लिखा, हम उसे यानी ईरान को आर्थिक रूप से पहले से बड़ा, बेहतर और मजबूत बनाएंगे। ईरान का भविष्य शानदार होगा। मेक ईरान ग्रेट अगेन। इससे पहले ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा था कि वो स्थायी शांति स्थापित करने के लिए तैयार हैं, लेकिन साथ ही कहा कि वो अपने अधिकारों की रक्षा करने में नहीं हिचकेंगे। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार पार्टी की सदस्यता लेंगे, बोले जेडीयू नेता। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार शनिवार को जेडीयू में शामिल होंगे। नीरज कुमार ने पार्टी मीटिंग के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और विधायकों ने निशांत कुमार के राजनीति में आने की मांग की। निशांत कुमार शनिवार को जेडीयू की मेंबरशिप ग्रहण करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि निशांत कुमार ने तय कर लिया है कि वो पूरे राज्य का दौरा भी करेंगे। नीरज कुमार ने बताया कि नीतीश कुमार ने विधायकों को आश्वस्त किया है कि जैसे मुख्यमंत्री के तौर पर मैं सक्रिय रहा, ठीक उसी तरह से मैं अब भी आपके संपर्क में रहूंगा। हालांकि नीरज कुमार ने यह स्पष्ट नहीं किया कि निशांत कुमार सरकार का हिस्सा होंगे या नहीं। गौरतलब है कि नीतीश कुमार ने गुरुवार को राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल कर दिया था। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.